उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निजाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद आप तहरीक शुरू कर दें। 26 अरकान है पंजाब असेंबली के जिन्होंने उन्होंने बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि इस असेंबली के बाहर आप अपनी असेंबली लगा लें, और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया जो मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। हमारा मौक़िफ़ ये है कि चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट हो उसको बनाए, अगर वो किसी वजह से नहीं हो सकते या कोई मसला है तो फिर आप सेकेंड या थर्ड पे जाएंगे। वोट अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, तो हमें इसको करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन यकीनी तौर पे हमारा पहला मौक़िफ़ तो यही होगा कि जब तक वो हो नहीं जाता, ICA जब तक डिसाइड नहीं हो जाता, फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस चीज को पेंडिंग रखा जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 3 अहम तरीन खबरें हैं जिनके ऊपर ये शो हो रहा है। पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 3-4 आज बुरी खबरें आई हैं। ऐसा लगता है कि इसको कॉर्नर किया जा रहा है, ये दीवार के साथ लगाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीवार के साथ लग जाएगी? आज के शो में ये डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने आज इक्तिसादी साल के पहले दिन ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब अगर हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस पेट्रोल के साथ, इस कीमतों के साथ इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? और क्या ये पहले दिन का, पहले साल का जो तोहफा है ये कोई बड़ा तोहफा नहीं है? क्या कौम इसको बर्दाश्त कर सकती है? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर अचानक अटैक्स में इजाफा हो गया है। 13 सोल्जर्स भी शहीद हो गए हैं। आज भी 4 जगहों पर अटैक्स हुए हैं। तो क्या बाहर से भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है? ये भी आज के शो का इशू होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनके साथ कैसर अहमद शेख साहब हैं, वफाकी वजीर हैं और खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इनको अंदाजा है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इकानमी की सूरत हाल क्या होती है। तो इनसे ये भी पूछेंगे। और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है इनसे उसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले शेख साहब आपकी तरफ आने। सर ये फरमाइए कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया आज, और पेट्रोल ज़ाहिर है 8 रुपये 36 पैसे बढ़ गया है, डीजल 10 रुपये 39 पैसे बढ़ गया है, और पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर बढ़ा के हमने पहले दिन का एक तोहफा पूरी कौम को दे दिया है। तो इससे कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पेट्रोल के जो बजट में पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया है और कोई कार्बन लेवी में भी इजाफा किया गया है, तो ये वैसे दुनिया में जो पेट्रोल की कीमतें हैं ना जी, वो कम भी हुई हैं और ज़्यादा भी हुई हैं। कि ये जंग के दौरान जंग हो रही थी ना इसराइल और ईरान की, तो पहले प्राइस बहुत बढ़ गई, फिर थोड़ी कम हुई। ओवरऑल आवाज़ मेरे ख्याल में आपको क्लियर आ रही है, पता नहीं कि नहीं? जी आ रही फरमाइएगा शेख साहब, फरमाए। अच्छा, तो ये पेट्रोल की कीमतें जो है ना पूरी दुनिया में फ्लक्चुएशन हुई इन दिनों में। जंगें रही, आप पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, फिर ईरान के साथ इसराइल की वार थी, तो ये सारा पेट्रोल का एरिया है। और ये स्टेट ऑफ हुर्मस बंद करने की बात हुई, तो ये चीज़ें ऑयल प्राइस में तेज़ी की बातें थी। और अभी जंग जैसे जब से रुकी है थोड़ी सी वापस आई हैं कीमतें, लेकिन ओवरऑल पहली प्राइसेस से कम नहीं है। जो आज से कोई 1 महीना पहले जो कीमतें थी ना दुनिया में, तो उसका इम्पैक्ट है। कुछ हमारा अपना इस बजट में हमने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है, तो वर्ल्ड मार्केट की प्राइस है। और हमारी इस खित्ते में किसी मुल्क से कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप अपने अगर पड़ोसी ममालिक देख लें ना, तो उनके यहाँ भी ऐसा मसला ये है कि ये इसराइल ईरान की जो जंग है ये पूरी दुनिया के लिए थी, पेट्रोल पे इफेक्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुआ है सर? नहीं, मैंने आपसे कहा था अभी भी हमारी प्राइसेस जो है ना वही कंपेरेबल हैं जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं। और हमने क्योंकि लेवी बढ़ाई है ना, हमने तो बजट, हम तो इस बात को इकरार कर रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी बजट में पहली तारीख से बढ़नी थी, तो पहली तारीख से बढ़ी है, तो वो प्राइसेस उसका इम्पैक्ट आया है उस पर। और ये क्योंकि हमें रेवेन्यू चाहिए, आप देख रहे हैं कि पिछले साल जो टारगेट हमने रेवेन्यू का रखा था उससे 1200 अरब रुपए कम वसूल हुआ है। तो अभी हमने कोशिश करनी है कि रेवेन्यू वसूल हो ताकि डेफिसिट कम हो है ना। और जहां से आप वसूल करना है शेख साहब, वहां पे जोर लगाएं बजाय इसके कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको और उनके पेच कस दें। क्योंकि आपको अगर मैं 2-3 साल पीछे ले जाऊं तो 2021 के आखिर में, 2022 के शुरू में 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था। आपने आसमान उठा लिया था सर पे सर, और उस वक्त आधी कीमत थी आज से, और जब आप आए हैं तो आधी कीमतें यानी डबल हो गई हैं।
और इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल हालात हैं, तो उस वक्त भी आपको अंदाजा होना चाहिए था कि इमरान खान साहब के लिए कितने मुश्किल हालात थे। ये पेट्रोल की कीमतें तो आजकल दुनिया में कोई उस वक्त आधी नहीं थी। पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ती घटती रहती हैं और आजकल रीजनेबल प्राइस है, लेकिन हमारे यहाँ डॉलर का इंक्रीज हो गई, रुपए के मुकाबले में डॉलर काफ़ी बढ़ गया, और क्योंकि पेट्रोल डॉलर में आता है। और फिर ये जंग का हालात जो हुए ना, जंग का पेट्रोलियम पे मैंने पहले जिक्र किया कि आप क्रूड ऑयल पे काफ़ी असर हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की बात से ये दुनिया पूरी में ना तेल की प्राइसेस पहले बढ़ी, अब थोड़ी सी कम हुई, लेकिन ओवरऑल बढ़ी हुई है प्राइस दुनिया में। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल साहब आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइए सर, ये आपके साथ मेरा ख्याल है बुरी खबरें ही हैं। सरफराज डोगर साहब तो अब चीफ जस्टिस बन ही गए, बड़ा जोर लगाया था आपने, लेकिन जाहिर है नहीं आप रोक सके उनको। इसके साथ साथ लाहौर में 5 लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, उन सब ने ओपन ख़त लिख दिया है और उन्होंने कहा जी हमें भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए, मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे भी उन्होंने आपकी जो पॉलिसी है क़यादत की उसको उन्होंने नापसंद करार दे दिया। 26 MPs है पंजाब के अंदर, उनकी सीटें खतरे में पड़ गई हैं, मुझे लगता है D सीट होने लगे हैं, और इस साइड पे इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है पार्टी के साथ और पार्टी के अंदर? थैंक यू जो साहब, पहले तो माजरत खाऊं, मैं किसी जगह फंस गया था तो आई कुडंट मेक इट टू द स्टूडियो। सर बात यह है कि सबसे पहली बात तो जो आपने कैसर अहमद शेख साहब से की है, देखिए पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं पूरी दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है। गरीब लोगों का तो जीना दूभर कर दिया है इस हुकूमत ने। ये हुकूमत जो है ये खुशकिस्मत है, लेकिन हम अवाम और मुल्क तो बदकिस्मत है जो इनके हत्थे चढ़ा हुआ है, जो ये मुसलत हुए हुए हैं। यानी पूरी दुनिया में वॉर की जो सिचुएशन है तो, और कहाँ पे जो है वो बहरे हॉर्मुज़ बंद हुआ है, मैंने तो नहीं सुना, आपने अगर सुना हो तो प्लीज करेक्ट मी। तो इस ये जंग के असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आना है, जंग के या कोई भी दुनिया में इवेंट हो उसका असर पाकिस्तान पे इकोनॉमी पे आना है, पाकिस्तान के गरीब लोगों ने मरना है। हैविंग सेड सो, अब देखिए सर गुजारिश ये है कि आपके शोज में जो साहब मैं बड़ा अपनी ओपिनियन कैंडिडेट रखने का आदी हूँ। मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि हमें एक सियासी लायमन अपनाना पड़ेगा क्योंकि तहरीकें नहीं चल सकती। अब तहरीक का जो ऐलान हुआ है सिर्फ उस सूरत में तहरीक चलेगी पीटीआई की अगर तीनों जो बहनें हैं वो इसको लीड करेंगी। दूसरी जो लीडरशिप है उसके साथ जो कारकुनान 26 नवंबर को उन्होंने नफीस नहीं आए थे, तो उसके लिए से जो कारकुनान की जो एतमाद है उसको ठेस पहुंची। तो अगर आप ये कहें कि उनकी अली अमीन ना वकास ना दूसरे जो हैं वो तहरीक चला सकते हैं, ये बिल्कुल इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, अगर फैमिली तहरीक को ज्वाइन करती है क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं इनके साथ, जो कारकुनान है वो कनेक्ट करते हैं, अगर वो हुआ तो फिर साहिब तजवीज़ है, लाहौर में जो मुक़य्यद लीडरशिप है और वो सियासी लोग हैं, वो समझते हैं। मैं इमरान खान साहब से ये बारहा इल्तमास कर चुका हूँ कि आपको जो जैसे कुछ सेट बैट्समैन जो सब टेस्ट में खेलना होता है ना, तो उसको आउट करने के लिए आप पेस अटैक चेंज करते हैं, कभी स्पिनर्स को भी अटैक, जो कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन को स्पिन कर सकें। लायमन मौजूद हैं, रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उनको करने के लिए अपने उसको यूजफुल बनाने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें एक ऐसी टीम की जरूरत है जो सियासत को समझती हो, सियासत के असरार और रमूज से वाकिफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एयर वाइस मार्शल आपकी तरफ आना, इस तरह ये फरमाइए पाकिस्तान के ऊपर ना अटैक्स बढ़ गए हैं अचानक, 13 सोल्जर्स की शहादत है, फिर आज मस्तूम के अंदर हमला हुआ है, फिर आप मरदान के अंदर भी हमला हुआ है और लकी मरवत के अंदर हमला हुआ है। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की तरफ से अब प्रेशर बढ़ाया चला जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कहाँ है और क्या करना चाहिए? देखिए ये बिल्कुल तशवीशनाक बात है कि ना सिर्फ ये कि अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है बल्कि उसका पैटर्न भी अब डिफरेंट है। पहले उनके टैक्टिक्स होते थे कि
आईडीज लगाते थे, इम्प्रोवाइज्ड डिवाइसेस लगाते थे, या वो हिट एंड रन के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते। अभी आपने मस्तूंग के वाक़े का जिक्र किया, तो मस्तूंग में प्रैक्टिकली उन्होंने शहर को बिसीज कर लिया। 3 बैंकों पे हमला कर दिया। 3 बैंकों पे हमला किया। एक बैंक का टोटल जो है उन्होंने जो कैश लूट के उसको आग लगा दी, और दूसरे कुछ लोगों को भी यरगमाल बनाया, बाद में शायद छोड़ दिया। तो वो प्रैक्टिकली एक मुद्दत तक कुछ घंटों के लिए आप ये समझिए कि उन्होंने उस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। तो ये जो सूरत हाल है, जहाँ एक तरफ ये सिग्निफाई करती है कि हमारे खिलाफ ये जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड, और फॉरेन स्पॉन्सर्ड क्या सीधी बात है कि भारत की तरफ से और अफगानिस्तान के चैनल से ये हमारे खिलाफ ये जो है टेररिज्म हो रहा है। लेकिन इसके अंदर आप ये देखिए कि सोचने की बात ये है कि हमारी अपनी कैपेसिटी कहाँ है, ठीक, हमारा रिस्पांस किधर है, कि जहाँ ब्रॉड डे लाइट में अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले 2-3 और कस्बों में भी ये बात हुई है, लेकिन ये मस्तूंग निस्बतन उनके मुकाबले में एक बड़ा आप शहर कह सकते हैं, और वो इम्प्यूनिटी से ये अटैक कर रहे हैं। तो यकीनन हमें एक्सटर्नल फ्रंट पे इस चीज़ को हाईलाइट करने की और अपनी सिक्योरिटी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन इंटरनली हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बलूचिस्तान में चूँकि एरिया बहुत बड़ा है, कनेक्टिविटी वहाँ इतनी अच्छी नहीं है, तो जो मकामी सतह पे हमें अपना सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और इंटेलिजेंस को ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर शायद हमारा रिस्पांस जो है वो इन प्लेस नहीं होगा। अच्छा सर, अब 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ज़ाहिर BLA की साइड से प्रेशर आ रहा है, और साथ साथ TTP की तरफ से प्रेशर आ रहा है, यानी, और इंडिया स्पॉन्सर्ड है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिकल सूरत है वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। अब अगर मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो दोनों साइडों से फिर पाकिस्तान को पीसा जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे एयर वाइस मार्शल साहब, ये होता ही कहते हैं कि अगर आप सारी जंगें लड़ते रहेंगे तो जो जंग लड़नी चाहिए आपको, फिर आप वो नहीं लड़ सकेंगे। तो अब अगर हमने पाकिस्तान को डिफेंड करना है, तो कम से कम अंदर की जंग तो बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके सामने उसे एहतजाज का ऐलान कर दिया हुआ है, 26 सीटें उनकी खतरे में पड़ गई हैं पंजाब में, और इसके अलावा जहाँ जहाँ वो ट्राई कर रहे हैं वहाँ वो फंसते चले जा रहे हैं। तो अंदर का महाज क्यों नहीं? जी देखिए, मेरी कोई पोलिटिकल जो है ना ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जब तक पीस विद इन नहीं होगा हम बाहर नहीं लड़ सकते। ठीक है। और उसके लिए हमें अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस हैं, जो कि अब शायद मेरा ख्याल है ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमने ना बड़ी हार्ड लाइन पोजीशन ले ली है, जिसमें कोई असूलों से ज्यादा ईगोस का मसला लगता है, और हर तरफ है। तो हमें सब लोगों को अपनी जो पोजीशन है ना उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। देखिए, हम सियासत किन के लिए करते हैं? हम अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं ना। तो अवाम की खातिर, अपने वोटर्स की खातिर ही हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिसमें हम जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कम से कम उनको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर हमारी हटदर्मी की वजह से किसी भी साइड से जो लोग इस वक्त अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, अल्टीमेटली उनके वहां होने का जवाब जो है वो वोट है जो उनको मिला है या वो लेके आए हैं, जिस तरह से भी आए, वो अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं। तो जिनको जमहूर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए तो उनको जो है ना अपने जो है अना से आगे जो है ना जाना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए देखिए, हम जब अपने मुल्क को अंदर से कमजोर करते हैं तो हम दूसरों को दावत दे रहे हैं कि वो आके अपनी मर्जी से हमारे मुल्क में फसाद फैलाएं, तो फिर हम अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट कर सकेंगे, हम प्रोग्रेस, इकोनॉमिक, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना चौधरी साहब, वो बुनियादी शर्त है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। जब तक ये दोनों लाज़िम मलजूम है, और उसके लिए
हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। ठीक हो गए। शेख साहब आपकी तरफ आने सर, देखें जो लाहौर से प्रेस रिलीज आई है ना सर कोट लखपत जेल से, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के दस्तखत हैं, यास्मीन राशिद साहबा के हैं, महमूद रशीद साहब के हैं, एजाज चौधरी साहब के हैं, उमर सरफराज चीमा साहब के हैं। उन्होंने कहा जी डायलॉग होना चाहिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और हमें भी इमरान खान साहब को चाहिए कि वो शामिल करें उस पॉलिटिकल डायलॉग में, फिर ही हम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, तो गवर्नमेंट को इसे खुश आमदेद कहना चाहिए और उसके बाद बैठना चाहिए ताकि मसले हल हो। जावेद चौधरी साहब देखिए, हम तो पहले दिन से कोई एक बार नहीं कई बार इनको कह चुके हैं कि आइए बैठिए, डायलॉग करें और बैठ के मसाइल का हल करें। वो हमेशा ये कहते रहे कि हमने चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठना। अब इनकी अपनी पार्टी के सारे पॉलिटिकल बड़े बड़े नाम हैं जो आपने बताए, उन सब ने कहा कि देखिए जिदबाजी जो अभी एजाज साहब ने बात की कि अनाएं ख़त्म करें, अपनी जिदबाजियाँ ख़त्म करें और सब दो कदम पीछे हटे। ये आसिफ जरदारी ने आज सदर साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में कोई 1.25 साल पहले कहा था कि सबको दो कदम पीछे हटना चाहिए। और मैं तो हर आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा है कि आज शाह महमूद कुरैशी ने और इनके लीडरों ने इस बात को इंडोर्स किया है कि उसके बगैर कोई चारा नहीं है, एहतजाज कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, एहतजाज नाकाम हो चुका है, लोग थक चुके हैं। लोग चाहते हैं कि मुल्क में मसाइल का हल निकले और उनको अपने रोजगार का फैसला करने में कामयाबी हो। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, ये जो पहले फैसल चौधरी ने बात की ना, पिछले साल महंगाई 28% थी, जो इस साल कम होके जो साल क्लोज हुआ है ना 4.5% हुई है। और अगले साल हम सोच रहे हैं कि 7.5% तो प्लानिंग की है हमने कि 7.5 तक महंगाई तो कम हुई है। लेकिन हमें मुज़ाकरात करने चाहिए अपने मुल्क में बैठ के। अब ये लीडरशिप अगर आज से नहीं, ये जो पीटीआई की लीडरशिप है पिछले 14 साल से वो जिद में है और वो धरने देती है और वो एहतजाज करती है। वो IMF को कहती है कि आप कर्जा ना दें, वो लोगों को कहती है ओवरसीज पाकिस्तानी को कि आप रिमिटेंस ना भेजें। अब बताइए, मैं तो इस बजट सेशन में कई मेंबरों के पास खुद गया हूँ, पीटीआई के मेंबरों को, हमारे दोस्त हैं और काबिल लोग हैं, उनको मैंने यही समझाया। और मैं आपको ये आप पता नहीं आपको अंदाजा होगा कि 70-80% पीटीआई के लोग खुद ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई चारा नहीं, हमें नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, कभी भी कोई मिल के बैठा जाता है ना डायलॉग से, तो उसी में कोई फायदा होता है, उनको फायदा होगा। और अगर ये जिदबाजी करेंगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदस्तूर नुकसान हो रहा है इनको जो। और ये इस वक्त एहतजाज, खुद फैसल चौधरी ने कहा, मैं एंडोर्स करता हूँ उस बात को कि इस वक्त एहतजाज का ना वक्त है ना लोग तैयार हैं। और इनको चाहिए कि कोई ना कोई इनके अपने इंटरेस्ट में है, मैं इनको, इनकी पार्टी है, फैसला तो इन्होंने करना है, मैं इनके मफाद में ये महसूस करता हूँ कि लाजमी तौर पर पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी है। हम तो इनको कई बार गुजारिश कर चुके हैं कि आइए बैठिए, मुल्क के मामलात में चार्टर ऑफ इकानमी कर लें। अगर फर्ज कीजिए तय ना हुआ, कोई चीज़ तय ना हुई कि कैसे पॉलिसियाँ बननी है, कंसिस्टेंट पॉलिसी ना हुई और आपस में इख्तलाफ रहा, तो ना मुल्क में वो उस किस्म की इन्वेस्टमेंट आएगी जो आनी चाहिए और ना ही मुल्क में GDP का ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें हमारे अपने लोगों के सही बात है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन सर जाके आगे बढ़ के मिसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करनी। शेख साहब, जब वो आप दायरा तंग करते जाएंगे दूसरी पार्टी के लिए तो जाहिर है वो फिर क्यों आपकी बात मानेगी। अब फैसल साहब आपकी तरफ आना। सर देखिए, 2 व्यू आज आए हैं, एक इमरान खान साहब का कि मुहर्रम के बाद आप लंबी तहरीक चलाएं और आपने प्रपोजल दी है कि उसमें बहनें उसको लीड करें, और दूसरी तरफ से लाहौर से शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो 5 लोग हैं आपके, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात करने चाहिए, एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। तो अब देखें 2 व्यूज डेवलप हो चुके हैं आपकी पार्टी के अंदर, तो कौन सा ऐसा व्यू है जिसको आप समझते हैं कि ज्यादा रीजनेबल है? सियासत में हमेशा मुफाहमत और मज़ामत साथ साथ चलते हैं, लेकिन मुफाहमत का रास्ता जो है हमेशा पहले अपनाया जाता है। यही दीन में भी हुक्म है और यही सियासी तौर पे गाइडलाइन हमें अपनी मजहब से भी मिलती है। और इमरान खान साहब से क्योंकि मुलाकात नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो चेकलिस्ट होती है तहरीक चलाने के लिए, वो चौधरी साहब आपने भी सारी उम्र इसको कवर किया है, हम लोगों ने भी देखा है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। इस वक्त माहौल नहीं है तहरीक चलने का। इस वक्त ना कोई ऐसा आपने सियासी बयानिया बनाया है, ना सियासी तौर पर माहौल बना सके
जिससे आप कहें कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो। जहां तक बहनों का मामला है, देखिए प्रैक्टिकल सियासत तो वो कर रहे हैं। अगर वो कहें कि हम सियासत नहीं करें तो ये तो मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। ज़रा जब आप आती हैं, मीडिया पे बात करती हैं, ब्रीफिंग करती हैं, लोगों के लत्ते भी लेते हैं, आप उनको सारी जो है वो अपनी पसंदीदगी नापसंदीदगी का इजहार भी किया जाता है, तो सियासत तो हो रही है। तो इसलिए अगर फैमिली तहरीक में शामिल होगी तो शायद लोग कनेक्ट करें। लेकिन बाहर तौर मैं जो है बतौर एक आम वर्कर के शाह महमूद कुरैशी साहब की और जो लाहौर समेत जो लाहौर में मुहैयत लीडरशिप है, मैं उनकी तजवीज़ की तायद करता हूँ। इसके साथ साथ चौधरी साहब, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में हमने कोई ऐसी बातें की हैं जो कि न्यूज़ भी होती है, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत जितनी मुतमईन है ना, उतनी मुतमईन नजर आती है ना आपको, उतनी मुतमईन है नहीं। तो ये पानी के जो ऊपर सुकूत है, इसके नीचे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब की जो मुलाकात हुई है, उसकी ऑब्जेक्ट जो है वो भी आप अपने सोर्सेज से चेक कर लीजिएगा। वो नून लीग में शमूलियत के लिए मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हुई। उसके लिए उसको किसी और मकसद के लिए ये मुलाकात हुई है। और इसी तरह से जितना इमरान खान साहब को दिखाया जा रहा है वो इतने हैं नहीं, इज क्वाइट रेलेवेंट। और ये जो मामला जिस तरफ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मामला जो है वो तेजी से किसी और तरफ जाएंगे। और इसमें लेकिन जो एक अक्लमंदाना बात या सबकी जो बेनिफिशियल बात जो आपने की है वो ये है कि ऑफर दी है तो उसको अडॉप्ट करें और जो लाहौर में जो लीडरशिप है उनको इन्वॉल्व करें, उनके साथ बात करें, क्योंकि उनमें ये कैपेसिटी है कि इमरान खान साहब को परसुएड कर सकें। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है। एजाज साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जब दो फ्री कैन लड़ रहे होते हैं तो मेरा ख्याल जो ताकत होता है ना, उसको सबसे पहले अपने आप को चंद स्टेप पीछे करना चाहिए। गवर्नमेंट इस वक्त ताकतवर है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइट कर रही है। अब 26 अरकान है उनके, उन्होंने शोर किया था पंजाब असम्बली में, और असम्बलियों के अंदर शोर होते रहते हैं। अब उनको डी सीट करने का प्लान उन्होंने शुरू कर दिया, उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। अब 26 अगर MPs आप उनके खा जाएंगे, मखसूस सीटें आपने पहले हासिल कर ली हुई हैं, तो फिर आपके मुज़ाकरात कैसे होंगे? इमरान खान साहब कैसे राजी होंगे? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इसमें जैसा देखें, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स हैं ना, वो बड़े क्लियर हैं। एक तो उन्होंने सरफराज डोगर साहब के ऊपर कंसर्न शो किया था, बड़ी लंबी जंग थी कि जिनको यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, बन गए। ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन ने फैसला किया। अब 26 अरकान पंजाब असम्बली के, उनको डी सीट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया स्पीकर साहब ने। फिर इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख लें, बहनों की मुलाकात, दो बहनों की मुलाकात हो जाती है, एक बहन की मुलाकात नहीं होती, पार्टी के साथ मुलाकात नहीं होती, पार्टी तितर बितर हो चुकी है। तो जब सब कुछ ही आपने एक आदमी का, एक पार्टी का छीन लिया या आप उसको तंग कर लिया, तो वो क्यों गवर्नमेंट के साथ बैठेगा? देखिए, बिल्कुल किसी भी उसमें सियासी कन्फ्रंटेशन में उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो जिम्मेदारी है ना, वो रूलिंग पार्टी की होती है। ठीक, क्योंकि उनके पास कुछ होता है जो है ना देने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अनफॉर्चुनेटली जो रूलिंग कोलिशन है, अगरचे कोलिशन के कुछ पार्टनर्स वो कहते हैं कि जी हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं है। ये भी एक बड़ी नई पॉलिटिकल साइंस में इस्तिलाह है। तो उसमें आप ये देखिए कि वो अपने आप को पहले दिन से थ्रेटेंड समझते हैं। वो कभी भी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिसमें वो नजर आए कि वो कुछ देने की पोजीशन में है। वो ये समझते हैं कि हम जो चीज़ जो है ना सीड करेंगे वो हमसे छिन जाएगी। तो अगर आपका माइंडसेट ये है तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगी? अनफॉर्चुनेटली जमहूरी निज़ाम को चौधरी साहब सपोर्ट करता है एक ट्रस्ट इन सिस्टम एंड ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल ठीक। पहला इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, जो बुनियाद डालता है उस गवर्नमेंट की, उस असेंबली की जो भी मुद्दत होती है, उसमें फेयरनेस। ये इस इलेक्शन में, हमारा तमाम इलेक्शन हमेशा जो है उसमें ये धांधली के नारे लगते हैं, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा हैं।
उसके बाद उसका रिड्रेस होता है जुडिशियल सिस्टम से। हमारा जुडिशियल सिस्टम अनफॉर्चुनेटली, मेरा ख्याल है अगर किसी भी सिस्टम को इस्लाह की जरूरत है या अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने की जरूरत है अपने अमल से, वो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। तो जब तक ये दोनों पिलर्स हमारे या दो वर्टिकल्स जो हैं जो कि एसेंशियली रिक्वायर्ड हैं एक जमहूरी निज़ाम के लिए, जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, जब तक सिटिंग गवर्नमेंट अपने आप को थ्रेटन महसूस करेगी, मुज़ाकरात कहाँ होंगे। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टी के पास 3 जगह होती, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, स्ट्रीट पार या रिकोर्स टू इंस्टीट्यूशंस। तीसरी चीज तो अवेलेबल नहीं है। आप देखिए कि जितने फैसले, यानी कई ऐसे केसेस जो कि बिल्कुल यानी एक आम कानून की फहम रखने वाला बंदा भी ये कहेगा कि ये ज्यादती हुई है, ठीक है ना, तो वहां से तो रिलीफ मिल नहीं रहा। फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे वो उनकी कोई रेलेवेंस नहीं समझी जाती, ठीक है, वो शोर मचाएं, हाजिर हो ना हो। स्ट्रीट पार का जो है इस्तेमाल, वो ऑप्शंस 1-2 बार आप ले चुके हैं, बल्कि ज्यादा मर्तबा ले उसका रिजल्ट कोई नहीं लेकर, उसका रिजल्ट कोई नहीं। तो फिर मेरा ख्याल है ये जो आपने न्यूज दी कि जो लाहौर बेस जो इनके लीडरशिप है, वो उनको या शाह महमूद साहब हैं और उनके साथ ये सारे वो स्टालवर्ट्स हैं जिन्होंने जेन्युइनली स्ट्रगल किया। यानी अगर इमरान खान साहब के बाद, और मॉरली बहुत स्ट्रांग है जी। देखिए पार्टी में बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 5 के 5 डटे हुए हैं, सजा लेके, लेकिन पार्टी इनको लिफ्ट भी नहीं करा रही। जी बात, अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए कि जो एक पीटीआई की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो ये है कि एक बड़े सूबे में इनकी हुकूमत है, लेकिन उस हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर उनके अपने लोगों का एतमाद, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो वो स्ट्रेंथ भी वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे, बल्कि वो सलाब में बंदे हो जाते हैं ना, बह जाते हैं जी। तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैंने तंबू लेके जाना था वहां वो चीफ सी सूरत है। खैर वो तो एक बड़ा जो है ना, मेरे ख्याल में मैं उसमें जो है ना, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट मेरा अपनी स्पेशलिटी है, तो मैं उसमें सिर्फ एक कमेंट दूंगा कि मेरा ख्याल है वो एक ऐसा अनफॉर्चुनेट वाकया है जिसपे किसी को भी जो है ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। उसमें वो वाकया आज वहां हुआ है तो कल वो खुदा ना खास्ता लाहौर में भी हो सकता है। जो है जो लाहौर में अगर होगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। देखिए जहां पे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे अगर हेलीकॉप्टर आपका 1 या 2 जो आम यूज होते रहे, लेकिन जब मौसम खराब हो तो वो इस सर्विस के लिए अगर अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है ना जी, होना चाहिए जी, होना चाहिए। देखिए लेकिन ये हम सारी जो ख्वाहिशात है ना, ये हम एक ऐसे मुआशरे में या एक ऐसे मुल्क में हक में जानिब है जहां में इकॉनमी स्ट्रांग हो। इन सारी चीजों की एक कॉस्ट है ना। आप देखिए पूरे केपी में नारान से लेके तो आप बालाकोट तक, इधर गलियात में मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स हैं जो कि ओवर क्राउडेड जब टूरिज्म का सीजन होता है, तो हर जगह के ऊपर उसके लिए रिस्पांस उसे देखिए मैनेजमेंट होनी चाहिए ना। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो यासा फिर उसका नतीजा ये निकलेगा ना। देखिए जो हम सियाहत से अर्न कर रहे हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट हो वो ये इंश्योर करे कि उसका एक पार्ट जो है ना वो लोगों की, सियाहों की सेफ्टी में रिसाइकल हो, तो हम हर साल बिल्ड करते रहेंगे। एक हेलीकॉप्टर से इब्तिदा करेंगे तो 5 सालों में 5 वैसे तो उसका हल बहुत है। वैसे एजाज साहब, मैं क्योंकि अल्लाह ने करम किया, बहुत दुनिया देखने का इत्तेफाक हुआ है, हर जगह पर उन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए। मसलन यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनीज को इजाजत दें कि आप हेलीकॉप्टर लेके आए, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करें, वो सियाहों को लेके आया करें, ले जाया करें, और जब डिजास्टर हो वही हेलीकॉप्टर वहां पे बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। शेख साहब के पास जाने दें। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये जब पार्टी के साथ आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनको टाइट करते चले जाएंगे, रोज उनके पेच कस देंगे और साथ आप उन्हें कहेंगे जी आए मुज़ाकरात करें, तो वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे आपसे फिर? नहीं देखिए ना, अभी ये बजट में वजीर आजम साहब खुद चल के उनकी सीटों पे गए, उमर अयूब साहब के पास, बैरिस्टर गौर साहब और दूसरे अपोजिशन के भी जो लीडर हैं, और उनसे कहा कि एक अच्छा गेस्चर किया उन्होंने। आप मुझे बता दीजिए हुकूमत क्या कहे, कई बार तो उनको ऑफर कर चुके हैं कि आइए बैठिए मुज़ाकरात करें। अब या तो उनकी तरफ से कोई बात है, वो कहते हैं हमने चोर डाकुओं के साथ बैठना नहीं है और हमने बैठना है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। अब वो खुद वीक हो रहे हैं। देखिए मैं आपको
कई जगह कई बार ये मिसाल दे चुका हूँ कि सेंट्रल पंजाब का फैसलाबाद है जो डिवीज़न है, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चिन्योट, झंग, फैसलाबाद, टोबा टेक्सी। इनमें से 18 में से 15 MNA इस वक्त भी PTI के मौजूद हैं, असम्बली में मौजूद हैं, 18 सीटों में से 15। लेकिन आप कहें कि वहाँ से तहरीक, मैं भी वहीं से इलेक्ट हुआ हूँ, आप कहें कि तहरीक चल जाए, वहाँ लोग अब थक चुके हैं, लोग तहरीक के फेवर में नहीं हैं। मैं मानता हूं कि हर एक को लचक दिखानी चाहिए, 2 कदम पीछे आना चाहिए। मैं तो खुद चल कर इस बार कई मेंबरों से बजट में सेशन में गया हूं और मैं समझता हूँ ये इनके अपने मफाद में है जो हालात बन रहे हैं। और इनके अपने ये अब लीडर्स, पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं ना, शाह महमूद कुरैशी साहब तो उनके मेन लीडर हैं, उन्होंने खुद कहा और ये महसूस वो सब कर रहे हैं कि हमें नुकसान पहुँच रहा है। देखिए आपकी बात सही है, उनको दीवार में नहीं लगाना चाहिए, उनको बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि मिल बैठ, हम सब एक ही है ना। आप ये बताइए कि इंडिया हमारा दुश्मन है ना, उन्होंने हम पे हमला किया है, उसके बावजूद पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि कश्मीर पे भी और पानी पे हम बैठना चाहते हैं उनके साथ। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, ये किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते। पिछले 14 साल में कभी किसी के साथ बैठे, जब ये पावर में थे तब और जब ये अपोजिशन में तब। तो मुझे बताइए कि अगर आप मुल्क के खिलाफ ही बातें करते रहेंगे, यही कहेंगे IMF को कि कर्जा ना दो, या आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि आप रेमिटेंस ना भेजो, तो मुझे या आप तरीका को बता देना। चौधरी साहब आप बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ ये फैसल चौधरी भी मौजूद हैं, ये तरीका बता दे, मैं उस पर अमल करवाता हूँ। चलो आपके ध्यान में क्या है कि हम क्या करें, हुकूमत, और मुझे बताइए, मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ कि ये किया, क्योंकि मैं अर्नेस्टली चाहता हूँ कि ये इस वक्त मुल्क के मफाद में है कि हम सब मिलकर यही इकानमी को दुरुस्त कर सकता है। इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट आ सकती है और आप मिलकर कोई पॉलिसियाँ बनाएं, मुल्क के मफाद में है। आप मशवरा सबसे ये लें कि हुकूमत क्या करे। आप ये तो कहते हैं कि हुकूमत को इनिशिएट करना चाहिए, आप हमें बताएं, हम कोशिश करते हैं उसकी वो इनिशिएट करवाने उनसे। बाकी मैंने ब्रेक लेनी है। फैसल साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, 2 सवाल है फैसल चौधरी साहब। एक ये है कि गवर्नमेंट क्या करे जिससे कॉन्फिडेंस दोनों के दरमियान आ सके, और दूसरा ये कि आपकी पार्टी के अंदर इशू क्या है, जो क़यादत है पार्टी की, क्या वो नाहल है, ना वो आज तक मुज़ाकरात कामयाब हो सकी उसमें, ना ही वो एहतजाज कर सकी, तो आखिर उनका इशू क्या है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइए फैसल साहब, ये क्या करे गवर्नमेंट जिससे आप खुश हो जाएं और मुज़ाकरात हो सकें और आपकी पार्टी की जो क़यादत है वो ना मुज़ाकरात में कामयाब हो सकी ना एहतजाज में? साहब, सबसे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट द वे एयर कमांडर असद साहब ने पूरी सिचुएशन को सम अप किया है। मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इस सारी सिचुएशन को बयान किया है। देखिए, जहाँ तक तो बात यह है कि हुकूमत क्या करे, हुकूमत इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त दे, सियासी लीडरशिप को भी, और दूसरी जो मुलाकातों पर पाबंदी है, जो उनकी सहूलियात है उनको बहाल करे, बुशरा बेगम की सहूलत बहाल करे ताकि कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो। सेकेंडली, इंडल्ज हो लाहौर वालों के साथ और उनके साथ जैसे TORs हैं वो आप सामने रखें, तो ताकि आगे मामला बढ़ सके। यहाँ तक क़यादत की बात है तो मैं सच्ची बात यह है कि मेरे ख्याल में छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए और उनको समझ में नहीं आ रही कि सियासत में गुफ्तगू, रिस्पेक्ट और ज़बान और बयान जो है, आप सारे इमरान खान नहीं हैं। इमरान खान कहते हैं तो इमरान खान का ऑरा और है, उनकी पर्सनैलिटी और है, वो उनका एक एक्सेप्टेंस लेवल और है। आप हर बंदा उठ के अगर दूसरे की से बदतहजीबी करेगा, और जिस तरह से गौहर, आप देखिए ना, गौहर को आप जितना मर्जी उनसे इख्लाफ कर लें, लेकिन वो बहुत नरम खो आदमी है, उनसे गुफ्तगू की जा सकती है। अली जफर साहब है, उनसे गुफ्तगू की जा सकती है। अक्सर लोग तो ऐसे हैं जिनसे आपको हमारी क़यादत में, मैं आपको गिला नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि गुफ्तगू करने का दिल ही नहीं करता। यानी वो इस कदर विज़डम तो खैर है ही नहीं, बात ही इस अंदाज से करते हैं कि आप उनको मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते। तो और फिर वो हर चीज वो करते हैं जिससे से वो खुद को उन्होंने अरिस्टोटल बनाया हुआ है। इंक्लूजन की पॉलिटिक्स होती है, एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स नहीं होती। आप बंदों को साथ लेके चलते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं,
सबकी जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें अगर आप बंदे निकालना शुरू करेंगे तो सब फिर कैसे काम चलेगा। तो लिहाजा इसीलिए ये नाकामी है और हुकूमत को फौरी तौर पे जो लेटर आई है लाहौर से इसका जवाब देना चाहिए और उनको इंडर्स करना चाहिए और इमरान खान साहब से बराह रास्त जो है वो मुलाकातें सियासी लीडरशिप की मुलाकात। एजाज साहब, अगर वैसे आप इमरान खान साहब के मुशीर होते तो उनको क्या मशवरा देते? जी, मैं उनको रिकंसिलिएशन का मशवरा देता। ठीक, देखिए चॉइस है ना कि आप एक हार्ड स्टांस लेके तारीख में अमर हो जाए, ठीक है, या आप एक कदम पीछे हटके परफॉर्म करें, कौम को बदलें और फिर तारीख में रकम करने, अपने लोगों की बेहतरी करके तारीख में अपना मकाम बनाए। तो क्योंकि हमारी जो कौम है ना, वो बड़े अफसोस की बात यह है कि इनकी बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरीज हैं। वो उनको उनके मसाइल हल करके मेरा ख्याल है हम उनकी बेहतर खिदमत कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनके लिए हम एक अच्छा रोल मॉडल, एक लेगेसी छोड़ के चले जाएं जिसकी वो कदर ना करें। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, आपसे आखिरी सवाल है। सर देखिए, वो बड़ा छोटा सा मुतालबा है पीटीआई का कि सबकी मुलाकातें होने दें इमरान खान साहब के साथ। मुलाकातें होंगी तो रास्ते खुलेंगे। आपने मुलाकातों पर डका लगाया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है, सामने रुकावट खड़ी की हुई। मैं आपसे एग्री करता हूँ जी कि मुलाकात होनी चाहिए और ये जो इनका शिकायत है ये दूर होनी चाहिए ताकि इनको मौका मिल सके। लेकिन देखिए ना, वो तो मैं उसमें तो एग्री कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ ये भी तो आप देखिए कि सुबह कुछ हिदायतें आती हैं, शाम को हिदायतें डिफरेंट हो जाती हैं, और ये तो कामयाब नहीं हुई ना, इनकी जो एहतजाजी पॉलिटिक्स है कामयाब नहीं हुई। देखिए पॉपुलर है, पॉपुलर जमात है, मैं एज ए पॉलिटिशियन आपको इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने आपसे जिक्र किया कि 18 में से 15 सीटें लेके बैठे हुए हैं, एहतजाज वहाँ से नहीं निकल, मैं उसी जगह से हूँ, एहतजाज बड़ा मुश्किल है वहाँ से हो, तो इनके पास रास्ता यही है। कहीं भी कोई बैठा जाता है ना जी मुज़ाकरात में, तो कुछ लेके उठता है और फ़ायदा उसको होता है जो कोई अपोजिशन में होते हैं, उसको बेनिफिट होते हैं। और ये राय अय्याज साहब की भी वही राय है, और मैं समझता हूँ फैसल चौधरी भी यही कह रहे हैं कि उनकी अपनी लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तलाफ कर रही है कि मुज़ाकरात आप क्यों नहीं कर रहे। दुनिया में कोई और रास्ता निकला नहीं है, कोई भी डायलॉग के अलावा। अगर इंडिया से जो हमारा दुश्मन मुल्क है उससे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो इनको क्या है, ये अभी चोर डाकू कहते रहेंगे तो क्या इस तरह मुज़ाकरात हो जाएंगे। खुद आसिफ जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये कहा है कि हर एक को 2-2 कदम पीछे हटना चाहिए। अब हमारी तरफ से तो और क्या है, ये मुलाकातें आपने सही कहा। मैं सही बात है शेख साहब, मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन दुनिया में कोई नहीं होता। ख़ुद आपने कुछ फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।